हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 14 फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं लास्ट के 13 लेक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 पर थे वो आप सभी को पसंद आए होंगे, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। हालांकि कुछ लोगों की मेरे से कंप्लेंट ज़रूर होगी कि सर बीच में 8-9 दिन का डिले आ गया, क्यों आ गया, क्या आ गया। देखिए, इसमें सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कहीं ना कहीं इसमें आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, है ना, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये वीडियोस मैं अपने लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं जो इन वीडियोस में बात कर रहा हूँ वो मुझे तो आता ही है ना। ये वीडियोस आपके लिए हैं, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए थे। तो अगर आपका ही रिस्पॉन्स नहीं है, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट लाइकिंग दीज वीडियोज, देन वाई शुड आई मेक, मैं क्यों बनाऊं, है ना। तो रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत पुअर है एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं यार मैं भी इंसान हूं और एक मोटिवेशन होता है हर इंसान में। तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी है इन लेक्चर्स की वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं घट गई है और बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। बिकॉज मेरा भी मोटिवेशन नहीं हो रहा था, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि यार बनाऊं नहीं बनाऊं। बट एट द एंड मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, सारी सिचुएशन आपके हाथ में है। ठीक है। हाँ, सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CDS या एल्गोरिथम या C++ या कोडिंग प्रॉब्लम्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक एलिवेट बैच चलता है, एलिवेट बैच 2.0 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। उसमें एल्गोरिथम सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोड है उसका प्रो गुरु। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इसी कोड से मिलेगा, प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, ये मेरा कोड है। ठीक है, चलिए। और इसका लिंक, इस पर्टिकुलर बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जो भी लोग C++, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कोडिंग प्रॉब्लम्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो एलिवेट बैच परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है इस बैच का, बिकॉज मेरा पर्पज़ ये था कि हर बच्चा अच्छे से चीज़ों को अफोर्डेबल प्राइस पर सीख सके। तो जो इसका कॉस्ट है वो है 1999 ओनली। ठीक है, चलिए। सो लेट मी स्टार्ट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कहानी ये आती है कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। देखिए, टिल नाउ, अब तक हमने जो भी पढ़ा, लेट अस सपोज ये कुछ सी के स्टेटमेंट हैं। तो टिल नाउ बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुछ स्टेटमेंट हैं, ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर जो फॉलो होता है वो ऑर्डर फॉलो होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप टू बॉटम जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर ऑर्डर फॉलो होता है। बट सम टाइम माई रिक्वायरमेंट में भी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, आई वॉन्ट टू रिपीट दीज स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मैंने कहा S1 S2 S3 अगेन, S1 S2 S3 अगेन, S1 S2 S3। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू रिपीट some statement or a single statement or any number of statement multiple times। अच्छा, हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट ये हो दैट आई वांट टू जंप फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट हो दैट मैं बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया ये दो स्टेटमेंट चलें या नहीं चलें। दैट मीन्स सम क्राइटेरिया इज देयर। So what I want to say, by default sequential order होता है स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन का। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम is in sequential order, but sometime our requirement may be different। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या,
अब हमें ये चाहिए भाई स्टेटमेंट का ऑर्डर अब कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. सो दोज स्टेटमेंट दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट. और मैं इसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहता हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम थिंग, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, बस बाकी तो मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना. तो अब इस चैप्टर में, या ये कहूं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ये जो चैप्टर है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसके अंडर हम 3-4 चीजें पढ़ने वाले हैं. मतलब ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है दैट्स कॉल्ड एज सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट, ओके. इसके अंडर हम क्या पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ओके. या इसको आप डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. सेकंड इज इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट्स. अब इटरेटिव स्टेटमेंट किसके लिए यूज होते हैं सर, रिपीटिशन ऑफ कोड के लिए. रिपीटिशन ऑफ कोड, मैंने कहा था ना अभी, हो सकता है कुछ स्टेटमेंट आप 100 बार रिपीट कराना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं, तो रिपीटिशन ऑफ कोड के लिए इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है. और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे लूप्स. डोंट वरी, क्या है कैसे है हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में. थर्ड हमारे पास क्या है, जंप स्टेटमेंट. थर्ड आर जंप स्टेटमेंट. हालांकि जंप स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं, बट इन दिस चैप्टर हम कवर अप करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक कंटिन्यू. अब देखिए जंप स्टेटमेंट में रिटर्न भी आता है, जंप स्टेटमेंट में एग्जिट भी आता है, जंप स्टेटमेंट में गो टू भी आता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर देम इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर आई विल कवर ब्रेक एंड कंटिन्यू. तो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है. तो सबसे पहले लेट्स कवर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. बहुत अच्छे से समझिएगा. अभी तक अगर मैं आपसे कहता हूं S1, S2, S3, लेट अस सपोज ये मेरा ऊपर मैंने लिखा है include stdio.h, देन आई राइट void main, और लेट अस सपोज मेन के अंदर ये 3 स्टेटमेंट है, सम स्टेटमेंट. तो अभी तक आज तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्या होगा सर, S1, S2, S3 तीनों एग्जीक्यूट करेंगे. मैंने इस प्रोग्राम को पहली बार चलाया तब भी S1, S2, S3 चलेगा, मैंने दूसरी बार रन कराया तब भी S1, S2, S3 चलेगा, मैंने तीसरी बार चलाया, मैं 100 बार भी अगर इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से बात कर रहा हूं, तो 3 स्टेटमेंट हमेशा चलेंगे. दैट मीन्स दीज 3 स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब कोई चॉइस नहीं है. एम आई राइट और नॉट? मैं इस प्रोग्राम को 1000 बार भी चलाऊंगा तब भी ये 3 स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे. आई होप दैट पार्ट इज ओके टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है. नाउ व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, अच्छे से देखते हैं. एश इंक्लूड stdio.h, void main, and I am writing S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ऑफ स्टेटमेंट इन दिस प्रोग्राम, तो आप कहेंगे द ऑर्डर इज S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड S8, है ना, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट. इज दैट ओके? ठीक. अब
there is something called as if statement. फोबिया मत बनाइएगा. इफ का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? इफ का डिक्शनरी मीनिंग होता है अगर. इफ का डिक्शनरी मीनिंग होता है अगर. एम आई राइट? ओके, मैं इसी प्रोग्राम का एक दूसरा वर्जन आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main. मैंने लिखा s1 s2 if, प्लीज अच्छे से फोकस करिएगा, सम कंडीशन, ओके, curly brackets. Over here I am writing s3 s4 s5 s6 s7 s8. आराम से देखिएगा, फॉर श्योर ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम से अलग है. अब हमने क्या कहा? अगर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये कंडीशन क्या हो सर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो. अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट होते हैं ये स्कोप बताते हैं किसी चीज का. दैट मींस हम ये कह रहे हैं दैट s3 s4 s5 इस इफ का पार्ट है. तो व्हाट इज द मीनिंग? सर देखिए, क्या मैंने s1 s2 पर कुछ भी लगाया? नहीं सर, वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे यहां पर सिमिलरली s6 s7 s8. कहानी है कि s3 s4 s5 एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? वो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है. सो व्हाट वी आर सेइंग, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन कोड इनसाइड दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. अब वो कोड एक स्टेटमेंट हो सकता है, 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, 50 स्टेटमेंट हो सकते हैं. बट what if the condition is false? If the condition is false, हम कहां जाएंगे? सीधे S6 पर, बिकॉज या तो ये तीनों एग्जीक्यूट करेंगे या एक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दीज करली ब्रैकेट्स. So if the condition is true, then only S3, S4, S5 is supposed to execute. If the condition is false, आप कहां जाएंगे? सीधे if block के बाहर. That means the next statement after this if block. तो अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज फोकस करिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द फ्लो कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर, सर S1 S2 देखिए हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज हमने S1 S2 पर कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई है. ठीक है. नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू, S3 भी एग्जीक्यूट करेगा, देन S4, देन S5, उसके बाद अगेन S6, S7, S8 हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज हमने उस पर कंडीशन नहीं लगाई है. दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू, S1 S2 एग्जीक्यूट करेंगे, और क्योंकि कंडीशन ट्रू है, S3 S4 S5 एग्जीक्यूट करेगा, S6 S7 S8 हमेशा एग्जीक्यूट करेगा. तो पहला फ्लो तो ये हो सकता है. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, S3 S4 S5 एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, S1 हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, S2 करेगा. बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स, S3 S4 S5 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और डायरेक्टली आप S6 S7 S8 पर जाएंगे. दैट मीन्स दीज टू फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आर पॉसिबल. प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली. ठीक है. अब देखिए, यहां मैंने कंडीशन लिखा क्योंकि ये सब बुक्स में लिखा होता है, लेकिन आपको तो पता है पंकज सर एक्सप्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. दैट व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि करेक्ट सिंटेक्स क्या है इफ का, तो मैं ये बोलता हूं हमेशा बच्चों को दैट इफ कंडीशन एज वेल एज एक्सप्रेशन. ठीक है. curly bracket open, curly bracket close, any number of statement could be there, any number of statement could be there, S1 S2. is that okay? So now what I am saying कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, या फिर ये कहूं एक्सप्रेशन की वैल्यू, देखिए यहां मैंने एक्सप्रेस लिख दिया है, माफी चाहता हूं, कभी कभार हो जाता है, मैंने लिखा एक्सप्रेशन. ठीक है.
तो मैं कह रहा हूं इफ द कंडीशन इज ट्रू, या ये कहूं एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी, मैं शायद आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, हर नॉन जीरो वैल्यू सी प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रू की तरह ट्रीट होती है। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो, अगेन दैट इज अ ट्रू वैल्यू। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ द कंडीशन इज ट्रू, या फिर ये कहूं एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, देन ओनली दिस कोड विल एग्जीक्यूट। ठीक है, and after execution control comes over here. Is that okay? If the condition is false, if the condition is false, या ये कहूं एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होगी, देन कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सर अब ये ब्रैकेट हमें क्या बता रहे हैं कि इफ का स्कोप क्या है? दैट मीन जो भी जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सब कुछ इस इफ का पार्ट बन गए। सर गलती से अगर हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाए, व्हाट डज दैट मीन? तो मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग में डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा मक्खन है। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट अस सपोज मैंने कहा इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन इज देयर, और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं S1, S2, S3, S4, लेट अस सपोज दिस इज द सिचुएशन। तो हमने कहा करली ब्रैकेट तो लगाई नहीं, तो अब आपको समझना है जब हम कुछ नहीं लगाते तो क्या कॉन्सेप्ट आता है? बाय डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो बाय डिफॉल्ट इफ का स्कोप कहां तक माना जाता है? सर टिल फर्स्ट सेमी कॉलन, टिल फर्स्ट सेमी कॉलन। अब देखिए भैया, फर्स्ट सेमीकोलन यहां पर है, पहला सेमीकोलन कहां है? यहां पर। दैट मीन्स सेम कोड कंपाइलर के लिए कैसा होगा? फॉर कंपाइलर, कंपाइलर कह रहा है कि इफ का स्कोप इफ के अंदर सिर्फ S1 है। दैट मीन्स इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन। अगर आप नए हैं मेरे वीडियोस के लिए तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं थ्योरी कवर अप करा रहा हूं और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ले रहा हूं। आपने देख लिया होगा कि 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैंने चैप्टर 1 पर लिए थे, जिसमें लगभग शायद जहां तक मुझे याद है 30-32 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो इसी तरह 5-6 चैप्टर हैं। तो मैंने जो प्रॉमिस किया था 200-250 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और क्वेश्चन का लेवल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, एंड S2, S3, S4, दैट मीन सिर्फ S1 इफ का पार्ट है, S2, S3, S4 इफ का पार्ट नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, आपको ये समझना है, ठीक है? डन। चलिए एक एक करके थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main, and मैंने कहा printf 1 if 5 is less than 3, printf 2, printf 3, printf 4। थोड़ा सा सोचिएगा देन जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट? ठीक, समझते हैं, आपने कर ही लिया होगा, है ना? देखिए मैंने जानबूझ के इन 2 प्रिंटफ को सेम इंडेंटेशन में रखा था जस्ट टू कंफ्यूज यू, लेकिन आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए तो इफ का स्कोप पहले सेमी कॉलन तक होता है, यानी कि सेम कोड कंपाइलर के लिए कैसा दिखेगा, या कंपाइलर इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? कंपाइलर कहेगा कि देखो भैया ये हो गया printf 1 एज इट इज, ठीक है? देन मैंने लिखा if 5 लेस देन 3, पहला स्टेटमेंट या पहला printf 2 ब्रैकेट क्लोज,
यानी कि ये जो printf3 है वो if का पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स printf4 भी नहीं है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए ये एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इस पर हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। दैट मीन्स नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप इस कोड को रन कराते हैं, printf1 या ये हमेशा चलना है। ठीक है, सो आउटपुट अगर मैं कहूं आउटपुट, तो आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया। नाउ 5 लेस देन 3, इज इट ट्रू और फॉल्स? बिकॉज दिस इज फॉल्स, बिकॉज दिस इज फॉल्स, ये कोड नहीं चलेगा और आप सीधे इफ स्टेटमेंट के अगले वाले स्टेटमेंट पर आएंगे। एंड नाउ printf3 will execute, then printf4 will execute. That is why the output is 1 3 4. उम्मीद करता हूं आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा that why the output is 1 3 4, है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक्सप्रेशन। चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है ना। हर वो स्टेटमेंट जिसकी एक वैल्यू होती है उसे आप एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। आई होप मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ाया था। मुझे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा वेदर आई एम राइट और नॉट। प्लीज 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 जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा कि हम एक कोड लिखते हैं। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, okay, then I am writing void main, मैंने लिखा int I is equal to 3, then I am writing printf 1 if I plus 3, printf हे भगवान, printf बचा लो, printf इस, मैंने जानबूझ के इसे है ना स्मॉल में लिखा है। ओके, नाउ व्हाट इज द आउटपुट? सोचिए समझिए तब जवाब दीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा एंड देन यू आर सपोज टू आंसर। ओके, देखते हैं। सर आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। अब देखिए ये वाला printf एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा बिकॉज आपने इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई है। दैट इज वाई आउटपुट में थोड़ा सा इधर कर लेता हूं आउटपुट को, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी आएगा। मैंने कहा आउटपुट में सबसे पहले क्या आया 1, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या होगा सर। अब देखो कई लोग कहते हैं ना कंडीशन, अब ये कहीं से भी कंडीशन लग रही है क्या? कहीं से भी कंडीशन लग रही है क्या i+3? दैट इज वाई मैंने लिखा था कंडीशन और एक्सप्रेशन। सर ये एक्सप्रेशन लग रहा है, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि i की वैल्यू 3 है तो 3 + 3 6 होगा, और 6 क्योंकि नॉन जीरो है, कैन आई से दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू? Can I say this expression is true? Yes, sir. And because this expression is true, और ये समझिए बिकॉज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, क्या ये दोनों कोड चलेंगे? क्या इफ के अंदर का कोड चलेगा? हाँ सर। दैट इज वाई पहला printf चलेगा और प्रिंट करेगा हे स्पेस भगवान, ठीक है। देन दूसरा वाला चलेगा और बचा स्पेस लो। इज दैट ओके? फॉर श्योर। आफ्टर दिस कंट्रोल कहां जाएगा? इफ ब्लॉक के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। दैट इज वाई अब क्या प्रिंट होगा? इमीडिएटली यहां से प्रिंट होगा इस रावण से, है ना। सो द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस। प्लीज अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो बता दिया करिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है सर। एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, चलिए मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main,
राइट, चलिए इस बार वेरिएबल नहीं लेते, मैंने लिखा printf hey if 2 printf। सोच समझ के बोलिएगा। नाउ प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, व्हाट इज द आउटपुट। देखिए छोटे से क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारे कवर करा देना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं सर। फॉर श्योर कोड स्टार्ट हुआ, ये printf पर हमने कुछ भी कंडीशन एक्सप्रेशन नहीं लगाया है, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट। दैट मीन्स आउटपुट के अंदर सबसे पहले क्या आने वाला है। अब देखिए 2, सर कहीं से भी ये कंडीशन तो नहीं लग रही ना। हाँ सर, लेकिन बिकॉज इट इज अ वैल्यू, ऑटोमेटिकली कैन आई से दिस इज एन एक्सप्रेशन। हाँ सर, और क्योंकि ये नॉन जीरो है, दैट इज वाई हर नॉन जीरो वैल्यू को सी में हम कैसे ट्रीट करते हैं, ट्रू की तरह। दैट इज वाई कैन आई से दीज टू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। यस फॉर श्योर। तो पहला स्टेटमेंट चलेगा भगवान स्पेस बचा लो, देन यहीं से इस रावण। आफ्टर दैट कंट्रोल कहां जाएगा, इफ ब्लॉक के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एस स्मॉल है, कई बार बच्चे फिर मुझे इसके लिए भी मैसेज कर देते हैं। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा और देखते हैं भाई, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पर फोकस कर रहा हूं बस मैं, बाकी इफ एल्स में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main, and I am saying printf if printf सोच समझ के बोलिएगा। आई होप आप सब जानते हैं अब, है ना। सर अगेन कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला printf ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, बिकॉज इस पर हमने कोई सिलेक्शन लगाया ही नहीं है। अब देखिए नॉट ऑफ 2, 2 क्योंकि ट्रू है, 2 इज ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, एंड बिकॉज दिस इज फॉल्स हम कहां जाएंगे सर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और हम इफ ब्लॉक के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे सीधे, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द आउटपुट। समझिए एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है वो समझिए, आप लोगों को ये समझना है एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। इज दैट ओके? दैट मीन्स इफ आई आस्क यू कि सर इफ के अंदर अगर 0.0 है एंड सम कोड इज देयर, विल दिस कोड एग्जीक्यूट? नो सर, because 0.0 is a false value, this code will not execute। मैंने कहा if माइनस का 12.38 एंड सम कोड इज देयर, अब मैं पूछूं कोड एग्जीक्यूट करेगा? बिल्कुल करेगा। हर नॉन जीरो वैल्यू, हर नॉन जीरो वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में ट्रू की तरह ट्रीट होती है, दैट इज व्हाई दिस कोड विल एग्जीक्यूट। मैं आपसे कहूं if not of 3 and some code is there,
sir, this code will not execute because not of 3 or not of non-zero value is treated as a false value. I hope that part is okay. But अब मैं आपसे पूछूं कोड एग्जीक्यूट करेगा या नहीं? अरे कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, बोलेगा भाई एक्सप्रेशन तो दे इवैल्यूएट करने के लिए. दैट मींस एक्सप्रेशन इज मैंडेटरी. एक्सप्रेशन और कंडीशन इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड. आपको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ऑमिट कर दें. ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, इस सबको नोट कर लीजिए आप सारे लोग, देन हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब जैसे ही मैं ये सब बोलता हूं बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं. सर एक्सप्रेशन के अंदर, दैट मीन्स इफ के अंदर क्या क्या आ सकता है? सर क्या इफ के अंदर ये आ सकता है? भाई तुम लोग सोचो ना, आ सकता है या नहीं आ सकता? सर क्या इफ के अंदर ये आ सकता है? सोचो, मैं तो बताऊंगा ही. सर क्या इफ के अंदर ये आ सकता है? आपको सोचना है, आप लोग सोचिए. सर यस इट इज ट्रू. अब देखो ये क्या है, दिस इज अ करेक्टर कांस्टेंट. मैंने आपको करेक्टर सिस्टम में समझाया था कि हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर कांस्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है ना. तो कंपाइलर के लिए यहां पर क्या है? कंपाइलर के लिए ये 65 है, और 65 क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो को कंपाइलर लेगा ट्रू, एंड दैट इज व्हाई दिस कोड विल एग्जीक्यूट. अभी आपने देखा कि ये 65 है, तो कंपाइलर के लिए क्या हो जाएगा? 65 प्लस 2 दैट इज 67, एंड 67 इज ट्रू, या ये कहूं नॉन जीरो, दैट इज व्हाई दिस कोड विल एग्जीक्यूट. अब printf देखो, अब इस कोड में क्या होगा? पहले printf अपना काम करेगा हेलो, लेकिन हमने क्या सीखा है कि printf की भी एक वैल्यू होती है. क्या वैल्यू होती है? printf ने जितने स्टेटमेंट नहीं, printf ने जितने सिंबल प्रिंट किए हैं उतनी उसकी वैल्यू होती है. तो अगर मैं आपसे पूछूं printf ने कितने सिंबल प्रिंट किए हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5. नाउ और 5 कैसा है? सर 5 नॉन जीरो है, और नॉन जीरो वैल्यू ट्रू की तरह ट्रीट होती है. दैट इज व्हाई कैन आई से दिस कोड विल एग्जीक्यूट. प्लीज आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो. प्लीज आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो. आंसर से मेरा मतलब है कमेंट कर दीजिएगा, आंसर आप कैसे देंगे, है ना. हाँ, तो एक बेसिक सा प्रोग्राम सीख लेते हैं. तो मैं क्या कह रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट अ इंटीजर from user, and if the number is even, then your program will print पंकज. तो ये क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा होता है. समझते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने कहा लेट अस सपोज n इज 10. ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए PANKAJ. ठीक, let us suppose the input is n is equal to 102. बिकॉज ये इवन है तो आउटपुट क्या आना चाहिए? PANKAJ. इफ द इनपुट इज लाइक 3, आउटपुट क्या आना चाहिए? कुछ नहीं, क्योंकि हमसे ये कह रहा है इफ द नंबर इज इवन देन ओनली वी आर सपोज टू प्रिंट पंकज. अगर नंबर ऑड है हमसे कुछ नहीं कहा गया है. ठीक है, हमसे कुछ नहीं कहा गया है. ठीक है, तो पहली बात तो थोड़ा सा सोचिए, अगर हमें एक नंबर इनपुट लेना है, पहली बात तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा n, और क्योंकि इसे कीबोर्ड से इनपुट कराना है, मैं लिखूंगा printf एंटर अ नंबर. यस, देन
क्योंकि कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है, मुझे जरूरत पड़ेगी स्कैनएफ की। स्कैनएफ को पहली चीज हम क्या देते हैं, किस फॉर्मेट में हम रीड करना चाहते हैं, एंड देन एड्रेस देते हैं वेरिएबल का, जहां पर हम स्टोर कराना चाहते हैं। आगे सिर्फ ये लॉजिक लगाना है, हाउ टू से वेदर एन इज इवन और नॉट। तो इवन नंबर कब होगा, अगर सर हम उसे 2 से डिवाइड करें एंड द रिमाइंडर इज 0। अब जैसे ही मैंने कहा रिमाइंडर, आपको खटैक करके याद आया होगा, कटप्पा बाहुबली जय वीरू, मैंने शायद बताया था, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे, इफ नंबर को 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आना चाहिए, इफ दिस रिमाइंडर इज 0 कैन आई से दैट द नंबर इज इवन, and that is why you need to print PANKH। ठीक है, ये सिर्फ एक लॉजिक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका दूसरा तीसरा लॉजिक भेजिएगा। दूसरा भी लॉजिक है, तीसरा भी लॉजिक है, और भी लॉजिक्स हैं, तो आपको ये बताना है कि इसका दूसरा लॉजिक क्या है या इसका तीसरा लॉजिक क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इफ स्टेटमेंट आप सबको बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा और तीसरा लॉजिक कोशिश करता हूं दूसरा समझाने की। आपको याद होगा जब मैंने बिटवाइज ऑपरेटर आपको पढ़ाए थे, और नंबर सिस्टम भी पढ़ाया था, तब हमने ये बात की थी कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर है उसके आगे 0 लगा देते हैं, अगर इसकी वैल्यू x है तो इस नंबर की नई वैल्यू 2x हो जाती है। यहां से मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2x इवन टाइप के नंबर को कहते हैं, तो हमने एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये कि हर इवन नंबर के लास्ट का बिट 0 होगा, हर इवन नंबर के लास्ट का बिट 0 होगा। सिमिलरली हमने ये देखा था कि अगर कोई बाइनरी नंबर है जिसकी वैल्यू x है और उसके आगे आप एक 1 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू 2x + 1 हो जाती है, और मैथमेटिक्स में 2x + 1 ऑड को कहते हैं। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला था कि ऑड नंबर के लास्ट का बिट हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, दैट मीन्स एक चीज फोकस करिएगा, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 8 बिट का नंबर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज इसको परेशान मत होइएगा, B1 B2 या कैसे भी आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर एक नंबर है इफ इट इज इवन तो वो इस तरीके का होगा, अगर एक नंबर है इफ इट इज इवन तो वो इस तरीके का होगा, एंड इफ इट इज ऑड तो वो इस तरीके का होगा। एम आई राइट? अगर कोई नंबर है इवन तो वो इस तरीके का होगा, पहले 7 बिट आई डोंट केयर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इवन नंबर के केस में 0 होगा, ऑड के केस में वो 1 होगा। ठीक है, ओके, नाउ फोकस करिएगा, इफ आई आस्क यू हाउ विल यू राइट 1 इन बाइनरी, 8 बिट में 1 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे पहले 7 बिट 0 और LSB बिट 1। ठीक है, तो मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, आई एम राइटिंग हेयर 0 0 0 0 0 0 0 1। इफ आई परफॉर्म बिटवाइज एंडिंग, व्हाट इज द आउटपुट ओवर हेयर? सर देखिए, पहले 7 बिट तो दोनों ही केस में 0 हो जाने हैं, बिकॉज बिटवाइज एंडिंग अगर 2 बिट की आप कर रहे हैं और एक भी बिट अगर 0 है बेटा, तो रिजल्टेंट बिट क्या आता है, रिजल्टेंट बिट भी 0 आता है। तो हमने कहा यहां पर आंसर क्या आने वाला है, 0 0 0 0 0 0। अब ये दोनों क्योंकि 1 है, द आंसर इज 1। ओके, इवन के केस में देखिए ये 7 बिट तो इन 7 की वजह से 0 आ जाएंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0 0 0 0 0 0 0, और ये वाला बिट इसकी वजह से 0 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि इफ n इज इवन, एंड फॉर श्योर अभी मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, इफ n इज इवन देन n की बिटवाइज एंडिंग अगर आप 1 के साथ कराएंगे, देन
for sure it is equal to 0. Is that okay? So can I say, can I put this condition to check whether n is even or not? Yes sir. If n is even, उसकी बिटवाइज एंडिंग 1 के साथ क्या आएगी? 0. तो ये दूसरा लॉजिक था. तीसरे लॉजिक के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यूज कीजिए शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज कीजिए टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन. ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट चीजें हमें समझ में आ जाएंगी अच्छे से. ठीक है, अब देखिए हमने इफ पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रियल वर्ल्ड में सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन किसको कहते हैं? सिलेक्शन का मतलब होता है दो चीजों में से एक, कम से कम 2 या 3 या 4, मतलब एटलीस्ट जो रियल मीनिंग सिलेक्शन का होता है वो क्या होता है? आइदर दिस वन और दिस, और प्लान ए प्लान बी. इफ प्लान ए फॉल्स देन आई विल गो फॉर प्लान बी. ऐसी तो करते हैं ना लाइफ में, यार अगर IIT में हो गया ठीक है, इफ नॉट सोचना तो पड़ेगा ना. तो हमेशा हम लाइफ में क्या प्लान ए प्लान बी लेके चलते हैं, है ना. इफ प्लान बी पर आप कब आते हैं? जब प्लान ए फेल होता है. ऐसा थोड़ी ना है लेट्स गो फॉर प्लान बी, है ना. इन जनरल हम ऐसा नहीं करते. अब बॉलीवुड फिल्मों की बात तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से, आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक क्या हो रहा था. इफ एक्सप्रेशन condition, some code is there, let's say it as code 1. ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? कोड 1 एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, बात इस पर थी, डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. अब यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्स. एल्स का मीनिंग बताइए सर. एल्स का मीनिंग होता है अदरवाइज. एल्स का मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज, है ना. तो आपको ये समझना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दैट if this condition is true, या ये कहूं अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो है या कंडीशन ट्रू है, देन दिस कोड विल एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल डायरेक्टली आएगा इस इफ एल्स की दोस्ती से बाहर. ठीक है, बट इफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, देखिए एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज का मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज का मीनिंग ही है अगर ये कुछ नहीं है, दैट मीन्स देन दिस इज प्लान बी. इज दैट ओके? नो ऑप्शन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है. हम ये कह रहे हैं अगर ट्रू है तो कोड 1 चलेगा, अदरवाइज कोड 2 चलेगा. दैट मीन्स एमंग कोड 1 एंड कोड 2 एग्जैक्टली 1 विल एग्जीक्यूट. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक भी ना चले, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चल जाएं. इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स एल्स का मीनिंग है अदरवाइज. तो एल्स का मतलब क्या हुआ? एल्स का मीनिंग क्या होता है सर? एल्स का मीनिंग होता है अदरवाइज. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं विद एल्स वी एसोसिएट एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड. एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड. ऑल्टरनेट समझते हैं ना, या तो ये या ये. Please try to understand what I am trying to say. ठीक है, and it is to be executed. It is to be executed when condition for if fails or false. Is that okay? Please try to understand this. कि कोड 1 और कोड 2 में से एक ही कोड चलेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चल जाएं, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक भी ना चले. एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल एग्जीक्यूट, आइदर कोड 1 और कोड 2. उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज फोकस करिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट मीन्स क्या मैं ये कह रहा हूं कि एल्स इफ के साथ है? देखिए इफ अकेला हो सकता है, लेकिन एल्स का मतलब क्या है? अदरवाइज. दैट मीन्स इन सी प्रोग्रामिंग, इफ आई राइट समथिंग लाइक हैश इंक्लूड stdio.h
void main else printf हाय, क्या होगा? कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, उड़ के लात पड़ेगी, उड़ के लात पड़ेगी। बताओ किसकी तरह? आप सबको पता है ऑप्शन सारे। अरे क्या एल्स अकेला हो सकता है या एल्स बिना प्रीवियस इफ के हो सकता है? नहीं सर, एल्स मस्ट ऑलवेज विद इफ स्टेटमेंट। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट करिए वेदर दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन और नॉट। आप लोगों को समझना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज टेल मी वेदर दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन और नॉट। कमेंट जरूर करिए, है ना? हाँ, अदरवाइज क्या होगा कि मुझे खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं सही ट्रैक पर हूँ नहीं हूँ, बच्चों को जो चाहिए वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, बट द प्रॉब्लम इज योर रिस्पॉन्स इज वेरी बैड। मतलब आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना खराब है कि मैं बड़ी हिम्मत करके और सिर्फ ये सोच के कि चलो यार मैंने प्रॉमिस किया है, बच्चों ने जो प्रॉमिस किया था वो तो नहीं फुलफिल कर रहे। बिकॉज एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट, इस सीरीज की जब मैंने अनाउंसमेंट की थी, मुझे ध्यान है मोर देन 100 स्टूडेंट सेज दैट सर वी विल फॉलो, बट नाउ कमेंट देखता हूं तो लगता है कि 7 या 8 स्टूडेंट सिर्फ अपने प्रोमिसेस की वर्थ समझे हैं। तो प्लीज कमेंट करिएगा, है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक सबको ओके है ना? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इफ एल्स कैसे वर्कआउट करता है। तो कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं, मतलब छोटे छोटे कोट्स जरा देख लेते हैं सो दैट कि हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। चलिए मान लीजिए सब कुछ मेन के अंदर है, तो मान लीजिए मैंने कहा 2 + 3 - 6 एंड आई एम राइटिंग printf 1 else printf 2 printf 3। सब कुछ void main के अंदर है। तो जरा बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। आई होप सबको इतना तो क्लियर ही होगा। देखिए क्या होगा सर, सबसे पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 है, हर नॉन जीरो वैल्यू क्योंकि ट्रू की तरह ट्रीट होती है, कंफर्म ये प्रिंटफ तो चलने वाला है ना? लेकिन इंडेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों प्रिंटफ एल्स के साथ हैं। हमने क्या सीखा था कि सर इफ का स्कोप पहले सेमीकोलन तक है, दैट मीन्स एल्स का भी स्कोप पहले सेमीकोलन तक है। दैट इज वाई मैं सब कुछ एक बार रब आउट कर दे रहा हूं और फिर देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा, तो कंपाइलर के लिए ये कोड होगा इफ 2 + 3 - 6, ये पीएफ प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्रिंटफ है, ठीक है। सिमिलरली एल्स पहला सेमीकोलन, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्रिंटफ, यानी कि ये जो printf 3 है ये एल्स का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो अब हमने क्या कहा कि लेट्स सी, हमने कहा ये -1 है। अब क्योंकि -1 इज नॉन जीरो और हर नॉन जीरो वैल्यू ट्रू की तरह ट्रीट होती है, कंफर्म ये वाला printf एग्जीक्यूट करेगा। और हमने क्या कहा था, इफ या एल्स में से एक कोड एग्जीक्यूट करता है, तो अगर ये एग्जीक्यूट कर चुका है डायरेक्टली आप यहां पर आएंगे एंड द आउटपुट इज 1 3। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। कोड में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा इफ 2 + 3 - 5, बाकी सब सेम है, दैट मीन्स आई एम राइटिंग printf 1 else I am writing printf 2 printf 3। जब तक आप बहुत अच्छे नहीं हो जाते इस चीजों को समझने के लिए, ऐसा सोचो कि कंपाइलर क्या सोचेगा। तो कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा ये समझिए। कंपाइलर के लिए क्योंकि इफ का स्कोप पहली सेमीकोलन, एल्स का स्कोप पहला सेमीकोलन,
तो हमने कंपाइलर के हिसाब से इस कोड को लिख लिया, तो इट इज 2 + 3 - 5 विद इन करली ब्रैकेट्स, मैंने लिखा printf 1, ओके, else within curly brackets printf 2 एंड अगेन printf 3, ना तो if का पार्ट है ना else का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, if के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसे इवेल्युएट करेंगे, तो 2 + 3 5, 5 - 5 इज 0, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। दैट इज वाई ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली आप एल्स वाले कोड पर आएंगे, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, आफ्टर दैट आप इफ और एल्स ब्लॉक के बाहर जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स इन दिस केस द आउटपुट इज 2 3। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, फिर से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं इफ 2 + 3 - 6 printf 1 printf 2 else printf 3 printf 4। प्लीज वीडियो पॉज कीजिएगा एंड देन उसके बाद सोचिएगा व्हाट इज द आउटपुट। अब अगर मैं कह रहा हूं कि वीडियो पॉज कीजिएगा उसके बाद सोचिएगा, दैट मीन्स ये कुछ तो अलग है ना। ठीक है, अगर आपने बिना सोचे समझे इसका आंसर दिया है, चलिए देखिए कंपाइलर के लिए ये कोड कैसा होगा उसको समझते हैं। दिस कोड फॉर कंपाइलर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड। तो हमने कहा पहला सेमीकोलन, दैट मीन्स आप कह रहे हैं इफ 2 + 3 - 6 करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने कहा printf 1। दैट मीन्स ये जो printf 2 है वो if का पार्ट नहीं है। ठीक है, देन else के अंदर सिर्फ ये वाला होगा पहला सेमीकोलन, दैट इज वाई printf 3 and outside else you have printf 4। अब भी कई लोग इसका आंसर गलत देंगे। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज उड़ के लात, बिकॉज ये printf if और else के बीच में है, तेरे मेरे बीच में। कैसा है ये printf? अनजाना। अगर आप ये मान रहे हो कि ये वैलिड प्रोग्राम है, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो इफ लिखो, उसके बाद कितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखो, फिर एल्स लिख लो। तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, है ना। और हम पहले ही ये समझ के चले थे, मैंने इसलिए आपको सबसे पहले बताया था, यू कैन नॉट हैव एन एल्स विदाउट अ इफ। दैट मीन्स इफ एल्स की दोस्ती कैसे पता चल रही है? जहां पर इफ का स्कोप खत्म होगा, एग्जैक्टली वहीं से एल्स का स्कोप शुरू होना चाहिए। इसीलिए इस पर्टिकुलर कोड में एरर आ रहा है। प्लीज इसको एक चीज लिख लीजिए, दैट जहां से इफ का स्कोप खत्म होगा वहीं एल्स का स्कोप शुरू होगा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं, इतना पार्ट ओके। अब आई होप समझ चुके हैं इफ एल्स। छोटा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू रीड और टेक इंटीजर फ्रॉम यूजर। ऑफ कोर्स कहां से आ रहा होगा? कीबोर्ड, फ्रॉम यूजर। एंड इफ द एंटर्ड नंबर is even, your program will print Pankaj. Otherwise का मतलब if it is not even, or you can say if it is odd। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिख देता हूं, and if the number is odd
your program will print शर्मा। ओके, अब देखो आधा काम तो हम कर चुके थे, कौन सा, इवन वाला। अब हमने बस साथ में कंडीशन और डाल देनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी नंबर है, तो कंफर्म मैं ये बात कह सकता हूं कि या तो वो इवन है या ऑड है। ऑफ कोर्स इंटीजर नंबर्स के लिए तो कह ही सकते हैं, मतलब तीसरी कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, आइदर इट इज इवन और ऑड, है ना। दैट मीन्स उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। हमने कहा int n, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं यूजर से बोलूंगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। देन क्योंकि नंबर कीबोर्ड से आ रहा है, मुझे यूज करना पड़ेगा scanf। %d इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर। ठीक है, अब मुझे क्या समझना है सर, हमने पहले देखा था नंबर इवन कब होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा। तो हमसे कह रहा था कि अगर नंबर इवन है, यू आर सपोज टू प्रिंट पंकज। अदरवाइज, क्या मैं अदरवाइज के लिए एल्स लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, प्रिंट एफ शर्मा। दैट्स हाउ यू कैन राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा वेदर यू आर गेटिंग एवरीथिंग और नॉट। ठीक है, अब यहां पर ही मैं इसी क्वेश्चन को जरा एक्सटेंड करते हुए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर, टू रीड अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, या यूजर से ले रहा है। एंड नाउ द सिचुएशन इज, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, if the number is greater than 0, your program is supposed to print this positive। ठीक है, ओके। if the number is smaller than 0, your program is supposed to print negative। if the number is 0, your program is supposed to print 0। देखिए ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है। या ये समझिए कि मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये सब पूछ रहा हूं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा है कि इफ के साथ आप एक कोड लिख सकते हैं, एल्स के साथ एक कोड लिख सकते हैं, है ना। तो हमें लग रहा है कि यार यहां तो कुछ 3 तरह के केसेस हैं, 3 तरह के केसेस हैं, है ना। ठीक है, मैं पहले वाले को लिख दूंगा इफ n इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ पॉजिटिव। अब कहानी ये है कि बचे हुए दोनों को एक एल्स में तो नहीं डाल सकता, है ना। दैट इज वाई अब यहां पर एक स्टेटमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज एल्स इफ। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड एल्स इफ। ठीक, अब समझिए एल्स इफ का मीनिंग क्या है। एल्स इफ का मीनिंग समझते हैं। तो हमने कहा इफ सम कंडीशन लाइक कंडीशन 1, और यू कैन से एक्सप्रेशन 1। ठीक है, some code is associated, okay, else। अभी तक क्या हो रहा था, आप ये कह रहे थे if the condition is true code 1 will execute, if the condition is true code 1 will execute। अब हम कह रहे हैं what if the condition is false। कंडीशन अगर false है तो हमें पता है कि कंडीशन false है, तो हम नीचे के स्टेटमेंट्स पर आते हैं। लेकिन अब हम डायरेक्टली एल्स में नहीं जा रहे, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, कंडीशन 1 इज फॉल्स, कोड 1 विल नॉट एग्जीक्यूट, बट आई स्टिल हैव मोर देन 1 कोड टू एग्जीक्यूट। मतलब आई स्टिल हैव मोर ऑप्शंस। अब सिर्फ प्लान ए प्लान बी नहीं है, देयर कैन बी प्लान ए प्लान बी प्लान सी, प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी और प्लान ई। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। एल्स इफ condition, or you can say expression code
2 is there, else कोड 3 is there. पहले समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सर सबसे पहली बात क्या होगा सर? सबसे पहले कंडीशन 1 या एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होगा. इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, या मैं ये कहूं एक्सप्रेशन 1 इज नॉन जीरो, then code 1 will execute and directly control comes over here. That means आप ये कहना चाह रहे हैं कि code 1, code 2, code 3 में से exactly 1 will execute. ठीक है, exactly 1 among code 1, code 2, code 3 will execute. यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोड 1, कोड 2, कोड 3 एग्जीक्यूट कर जाए या कोई भी दो कोड एग्जीक्यूट कर जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट ना करे. ऐसा क्यों? क्योंकि एल्स हमेशा क्या कहता है? एल्स के साथ कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं. दिस इज द लास्ट ऑप्शन. जैसे हम कह रहे हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. तो प्लान ए, प्लान बी फेल हो गए तो प्लान सी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने कहा इफ इट इज ट्रू, कहानी ये आ गई. इफ इट इज फॉल्स, कहानी ये है. इफ इट इज फॉल्स, हम डायरेक्टली कहां पर आएंगे? ठीक है, ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गई. लेट अस गो फॉर द सेकंड कंडीशन. लेट अस चेक फॉर द सेकंड कंडीशन. पहले क्या था, यहां पर सिर्फ एल्स लिखते थे, लेकिन अब सिर्फ एल्स नहीं है, क्योंकि एल्स के साथ तो कोई कोड होता ही नहीं. तो हम ये कह रहे हैं ओके, दिस कोड इज फॉल्स, this code 1 will not execute. Let us check whether code 2 will execute or not. For code 2 you need to check for condition 2. Now कहानी क्या है? अब जब आप यहां पर हैं तो क्या होगा सर? कंडीशन 2 या एक्सप्रेशन 2, if it is true और यू आर सेइंग कि एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, तो कोड 2 एग्जीक्यूट करेगा एंड डायरेक्टली कंट्रोल विल कम ओवर हियर. बट व्हाट इफ कंडीशन 2 इज फॉल्स? अब क्या बहुत सारे ऑप्शन बचे हैं? नहीं. दैट मीन्स यू आर सेइंग इफ दिस इज फॉल्स, वी आर ओनली लेफ्ट विद कोड 3. इज दैट ओके? एंड आफ्टर कोड 3 will execute, you are coming over here. Please understand this part and please note down everything जो मैंने आपके लिए लिखा है. सर, either code 1 or code 2 or code 3 will execute. Either code 1 or code 2 or code 3 will execute. ठीक है, तो मैं पूछूं कोड 1 कब एग्जीक्यूट करेगा? कोड 1 कब एग्जीक्यूट करेगा? when condition 1 is true. Condition 1 is true. Is that okay? Is that okay? कोड 2 कब एग्जीक्यूट करेगा? सर कंडीशन 1 इज फॉल्स, तभी आप आएंगे कंडीशन 2 पर. कंडीशन 1 फॉल्स है एंड कंडीशन 2 इज ट्रू. इज दैट ओके? यस. कोड 3 कब एग्जीक्यूट करेगा? जब ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तभी तो आप एल्स में आएंगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कंडीशन 1 इज फॉल्स and condition 2 is false, then only code 3 will execute. ठीक है, या आप इसको और तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूं. कहानी यह है कि आपको समझना है. ठीक है सर, हम आए कंडीशन 1 पर. ऐसे समझिए ना. अब देखो, कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कोड 1 एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, एंड डायरेक्टली कंट्रोल आ जाएगा. लेट अस से दिस स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट एस. कोड 1 एग्जीक्यूट करेगा और आप सीधे जाएंगे स्टेटमेंट एस पर. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन 1 अगर फॉल्स है, तो आप कहां आएंगे? कंडीशन 2 पर. अगेन दिस कुड बी ट्रू और दिस कुड बी फॉल्स. इफ इट इज ट्रू, कोड 2 एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली आप जाएंगे स्टेटमेंट एस पर. If it is false, क्या होगा सर? कुछ बचा नहीं है. कोड 3 will execute and directly you will go to statement S. तो आप इसको ऐसे समझिए कि क्या हो रहा है. ठीक है,
प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब कई बार हम इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या ये एल्स जरूरी है? नहीं, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है इफ कंडीशन 1, एक्सप्रेशन 1, कोड 1, ठीक है, देन हमने कहा एल्स इफ कंडीशन 2, एक्सप्रेशन 2, code 2 will execute, else if condition 3, expression 3, that means कितने भी else if हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही else if होगा। Finally you can put a else। अगेन कंफर्म है कि इनमें से एक ही चलेगा। देखिए जब आपने एल्स लगा दिया तो चाहे ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो, ये तो चलेगा ही चलेगा ना। दैट इज वाई मैंने कहा एग्जैक्टली वन अमंग कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4 विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट, और एग्जैक्टली वन ही एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन बट किंतु परंतु एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल। दैट मीन्स मैंने कहा इफ कंडीशन 1, expression 1, some code is there, I am saying code 1 is there, else if condition 2, expression 2, code 2 will execute, else if condition 3, expression 3, code 3 will execute। अब मैंने else नहीं लगाया तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कोड 1, कोड 2, कोड 3 में से एग्जैक्टली वन एग्जीक्यूट करेगा ही। क्यों सर? हो सकता है कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है और कंडीशन 3 भी फॉल्स है। दैट इज वाई यहां पर मुझे कहना चाहिए एट मोस्ट वन among code 1, code 2, code 3 will execute। एट मोस्ट क्यों कह रहे हो सर? ज्यादा से ज्यादा एक एग्जीक्यूट करेगा, हो सकता है एक भी ना करे। पर यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आई कैन डेफिनेटली से दैट एग्जैक्टली वन among code 1, code 2, code 3, code 4 will execute। प्लीज इन वर्ड्स का मतलब शायद आपको पता होगा। एग्जैक्टली का मतलब है ना, एंड एट मोस्ट का मतलब, ठीक है। सो एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल, नो मैटर व्हाट, एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल। अच्छा अब अंतर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा इफ 2 printf 2, ठीक है, देन आई राइट इफ 3 printf 3, if 4 printf 4। व्हाट इज द आउटपुट सर? 2, 3, 4। क्योंकि ये ट्रू है ये चलेगा, क्योंकि ये 3 ट्रू है ये भी चलेगा, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये 3 इंडिपेंडेंट इफ हैं। बट यहीं पर अगर मेरे पास होता इफ 2 printf 2 else if 3 printf 3 else if 4 printf 4, what is the output? सर हम जानते हैं कि इनमें से एक ही चलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, हो सकता है सारी कंडीशन ट्रू हो, ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा। तो हम बाय डिफॉल्ट
कोड कैसे चलता है, ऊपर से नीचे। जैसे ही हमें 2 मिला, इट इज ट्रीटेड एज ट्रू बिकॉज द वैल्यू इज नॉन जीरो। दैट इज वाई दिस प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट, और आप डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज 2। द आउटपुट इज 2। तो ये था इफ एल्स समथिंग लाइक दिस। तो ओवरऑल अगर मैं अब तक जो हमने पढ़ा उसका मतलब ब्रीफली उसको वाइंड अप करने की कोशिश करूं, तो हम ये कह रहे हैं दैट इफ एक्सप्रेशन कंडीशन स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सिर्फ पहले सेमीकोलन तक चलता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से अलग से लिख दे रहा हूं, और अदरवाइज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इज दिस वैलिड? यस। इफ अकेला हो सकता है, यस, इफ अकेला हो सकता है। इफ के साथ एल्स हो सकता है, ठीक है। एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल। इफ के साथ भी, एल्स इफ वगैरह के साथ भी, दैट इज ओके। थर्ड इज हमने कहा इफ एक्सप्रेशन और कंडीशन, मैंने कहा एक्सप्रेशन 1 या कंडीशन 1, कोड 1, एल्स इफ कंडीशन 1, सॉरी कंडीशन 2, एक्सप्रेशन 2, कोड 2, else if condition 3, expression 3, code 3. That means sir else नहीं है. And finally if expression 1, condition 1, code 1 will execute. Else if expression 2, condition 2, code 2 will execute. Else if expression 3, condition 3, code 3 will execute. Else code 4 will execute. तो आपको यह समझना है कि else is always optional, if के साथ भी और else if वाले स्टेटमेंट्स के साथ भी, ठीक है, it is always optional. I hope सबको इतना समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं. Let us suppose मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स, इंटीजर नंबर्स हैं ए बी सी. डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं, कोई भी दो सेम नहीं है, कोई भी दो सेम नहीं है. एंड आई हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग दीज थ्री. फाइंड लार्जेस्ट. तो एक नए स्टूडेंट के हिसाब से अगर सोचूं, सॉरी मैं जरा एसी चला लूं, बहुत गर्मी लग रही है. तो अगर मैं एक नेव स्टूडेंट के हिसाब से सोचूं, जैसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है एल्गोरिथम का या कॉम्प्लेक्सिटी और इन सब का, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा भी नहीं है ना. तो एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, है ना. तो एक कोड, नॉर्मल कोड कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, क्या मैं कह सकता हूं दैट A is the largest among A, B, C? Can I definitely say that A is largest? Yes, sir, I can definitely say. That's why I am writing printf percentage D is largest, और यहां परसेंटेज D की जगह आप क्या प्रिंट कराने को बोलेंगे? A. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सिमिलरली मैं कहूंगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि if B is greater than A एंड B इज ग्रेटर देन C, अगर B A से भी बड़ा है और B C से भी बड़ा है, तो हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट परसेंटेज D इज लार्जेस्ट. और परसेंटेज D की जगह मैं किसको प्रिंट कराऊंगा?
परसेंटेज डी की जगह मैं बी को प्रिंट कराऊंगा। सिमिलरली हम सी के लिए भी सोच सकते हैं कि अगर सी ए से बड़ा है एंड सी बी से भी बड़ा है, then I can say that C is the largest. So printf percentage D is largest. Can I say something like this? And comma C. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोड खराब है या ये कोड सही नहीं है या ये लॉजिक सही नहीं है। डेफिनेटली दिस लॉजिक इज गुड, बट थिंक ऑफ अ मोमेंट जहां पे मैं कह रहा हूं दैट A is 30, B is 20 एंड C is 10। तो होगा क्या, होगा क्या, A is greater than B, this is true, as well as A is greater than C, this is true, and ये printf वर्कआउट कर गया। प्लीज समझिएगा, मुझे पहले इफ में ही ये पता चल गया दैट A is largest, बट क्योंकि आपने कोड लिख रखा है और कोड सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेगा, क्या आप दूसरे इफ पर आएंगे, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा। दैट मीन्स अननेसेसरी मैं बहुत सारे कंपैरिजन या अननेसेसरी बहुत सारा कोड चला रहा हूं। एट दिस टाइम ओनली आई गेट टू नो दैट ए इज द लार्जेस्ट, स्टिल नीचे का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। एम आई राइट और नॉट? प्लीज 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 कमेंट जरूर करिए जब भी मैं पूछता हूं ना एम आई राइट और नॉट। आई नो कि ये रिकॉर्डिंग है, बट आपको कमेंट जरूर करना है, अदरवाइज तो चीजें बेकार ही हो जाएंगी ना। तो प्लीज टेल मी मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। दैट मीन्स कैन वी इंप्रूव दिस कोड? ऑफ कोर्स वी कैन इंप्रूव दिस कोड। समझते हैं बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले ए के लिए चेक करते हैं। सो आई राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, कंफर्म मैं ये कह सकता हूं दैट ए इज लार्जेस्ट। सो कैन आई राइट प्रिंटफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट? ऑफ कोर्स आई कैन से, एंड ठीक है। अब समझिएगा, अगर ये ट्रू है, ये प्रिंटफ वर्कआउट कर गया। इफ दिस इज फॉल्स, व्हाट डज दैट मीन? मैंने कहा इफ दिस इज फॉल्स। अब इसके फॉल्स का मतलब मुझे समझाइए। सर इसके फॉल्स का मतलब है कि ए लार्जेस्ट नहीं है। कैन आई से दैट, कैन आई से, अब मैं एल्स लगा रहा हूं, है ना भाई। अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला कोड चलता है, हमने पढ़ा इफ एल्स। दैट मीन्स कैन आई से इनसाइड दिस मैं कंफर्म हूं दैट ए इज नॉट द लार्जेस्ट। आप ऐसे समझिए कि 3 लोगों में से ताकतवर इंसान हमें ढूंढना था, तो मुझे अभी पता चल गया कि ए ताकतवर नहीं है, तो अब ताकतवर कौन हो सकता है, बी या सी। दैट मीन्स द कैंडिडेट फॉर द लार्जेस्ट नंबर इज आइदर बी और सी। एम आई राइट? यानी कि मैं यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस एल्स के अंदर मुझे ए से लेना देना ही नहीं है। आइदर बी और सी विल बी लार्जेस्ट। अब मुझे बताइए यहां एल्स के अंदर मुझे क्या कोड लिखना चाहिए? सर बी और सी में से लार्जेस्ट फाइंड आउट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स इनसाइड दिस एल्स मैं बी और सी के बारे में बात करूंगा। सो आई विल चेक इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा है तो कैन आई डायरेक्टली राइट प्रिंटफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट? हां सर। और इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट कराएंगे? बी। इफ दिस इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स बी लार्जेस्ट नहीं है, तो कौन लार्जेस्ट है? सी। परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट। एवरीवन, इज दैट ओके? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब अगर पिछला वाला केस होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और एल्स ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो समहाउ हमें ये समझना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने ये आपको इसलिए बताया कि अगर आप इस एल्स के अंदर का कोड देखेंगे, इफ यू क्लोजली एनालाइज एल्स के अंदर का कोड, सर एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स है, नेस्टिंग, इसे हम कहते हैं नेस्टिंग। इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, फिर उस इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ के अंदर इफ एल्स, यस हो सकता है। एल्स के अंदर इफ एल्स किसी भी लेवल का हो सकता है। इन प्रोग्रामिंग इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट आप सभी को बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1 में इतना ही।
अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लूप्स। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।